नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। नाउ आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर। ये न्यू सेक्शन फिलहाल अभी इंट्रोड्यूस हुई है और 1 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझते हैं कि 194 आर क्या कहना चाहता है और ये किस पर्सन्स के लिए रिलेवेंट है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम 194 आर को समझे उससे पहले हम समझते हैं कि जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जब बजट में 194 आर को इंट्रोड्यूस किया गया, तब फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच था वो क्या था, या उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे लाने के पीछे मोटिव क्या था गवर्नमेंट का। तो समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का वर्ड क्या था उनकी स्पीच के दौरान इस सेक्शन को प्रेजेंट करते हुए। उन्होंने कहा था कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट एज ए बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटेजी there is a tendency on business to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agent. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefit exceed rupees 20,000 during the financial year. अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा देखा गया है कि एक टेंडेंसी है कि हम कुछ बिजनेस प्रमोशन स्ट्रेटजीज के तहत हम जो बिजनेसेज है वो एजेंट्स को या उनके जो डीलर्स है, उनके जो पार्टनर्स है, उनको कई सारे ऑफर्स और कई सारे बेनिफिट्स देते हैं। अब ऐसे में ऑफ कोर्स उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स कहाँ लगाया जाता है वो हम समझते हैं, बट उसे हम बाद में समझेंगे। बट पहले ये समझते हैं कि वो जो टैक्स लगाया जाता है, वो जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, हम उन्हें ट्रैक करना चाहते हैं और वो ट्रांजेक्शन ट्रैक करने के लिए हम इस यहाँ पे टीडीएस प्रपोज करते हैं। और टीडीएस कब लगेगा? जब वो अमाउंट एक्सीड होगा 20,000 से। अब समझते हैं कि क्या ये ट्रांजेक्शन पहले से टैक्सेबल थे, क्योंकि टीडीएस में कभी भी ये पावर नहीं होती है कि वो न्यू ट्रांजेक्शन को टैक्सेबल कर दे। हाँ, उसमें ये पावर होती है कि वो जो ट्रांजेक्शन जिस पे टैक्स लग रहा था उसका पैसा जो इनकम अर्न करने वाला था, जो असेसी था, उससे ना लेकर के जो इनकम प्रोवाइड कर रहा है उससे ले लेते। यानी रिसिपेंट से ना लेकर के जो पेमेंट कर रहा है उससे हम ले सकते हैं ट्रांजेक्शन का पैसा। तो अब समझते हैं कि क्या ये जो ट्रांजेक्शन है वो ऑलरेडी टैक्सेबल था या नहीं था। तो वो ट्रांजेक्शन था पहले से ही इन द सेक्शन 28(4). वो क्या कहता है? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन इज टू बी चार्ज एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपको कोई बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट इन द सेंस, यानी लेट सपोज आपको ये मिलता है कि अगर आप ये सेल टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको फॉरेन में घूमने का मिलेगा, यानी कि आपको दुबई की 2 टिकट्स मिल सकती है, है ना, ये सारी चीज़ें, या आईपीएल के फ्री टिकट्स, इस तरीके के जो प्रमोशंस है अगर वो मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है तो फ्री मेडिकल सैंपल्स रिसीव्ड बाय डॉक्टर, या फ्री आईपीएल टिकट्स, या फॉरेन के फ्लाइट टिकट्स रिसीव्ड बाय इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब चीज़ें टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स के अंदर और उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि उस ट्रांजेक्शन को कैसे टैक्स लिया जाता है, और उन्होंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस सेक्शन को प्रपोज करके इन सेक्शन को ला के ये कर दिया है कि वो टैक्स पे अब टीडीएस कटेगा। बट अभी भी बहुत बड़े प्रोविजंस हमें पढ़ने बाकी है कि अल्टीमेटली ये सेक्शन क्या कहना चाहता है, अल्टीमेटली ये सेक्शन हमें क्या बताना चाहता है। सबसे पहले इस सेक्शन का कंटेंट समझते हैं, बाद में हम इसकी समराइज चीज़ें समझेंगे कि ये सेक्शन हमें समराइज में क्या कहना चाहता है। अब इस सेक्शन का कंटेंट क्या है कि एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू ए रेजिडेंट, यानी कि किसको मिलना चाहिए? एक रेजिडेंट को, एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे उसको मनी में आप कन्वर्ट करो या नहीं, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों से, बाय सच रिसिपेंट सेल बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्यूजिट, यानी कि आप उस पेमेंट को करने से पहले एज द केस में भी टू सच रिसिपेंट इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, यानी कि क्या इंश्योर करोगे? टैक्स कट जाना चाहिए। किस पे? इन सच
इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट, उस परक्यूजिट या बेनिफिट के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट से, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट। दैट मीन्स अगर आप IPL की टिकट दे रहे हो फ्री में, तो यानी कि वैल्यू हो गई 20,000, लेट सपोज 15,000 की एक टिकट थी तो हो गया 30,000। अब आपको क्या करना है, 10% की TDS काटना है, यानी कि 3,000 TDS काट के गवर्नमेंट को जमा कराने हैं और उसके बाद आपको वो 30,000 की जो टिकट्स है वो देने हैं, जो अपना जो भी आपका पर्सन है जिसको आप पे करने वाले थे, जिसको आप प्रोवाइड करने वाले थे वो बेनिफिट या परक्यूजिट, उसे आप वो पे कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और इंसर्ट किया गया है प्रोविजो। प्रोविजो क्या होता है, उस चीज़ को और थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए या उस चीज़ में कुछ चीज़ें बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, कि प्रोवाइडेड दैट इन केस वेदर द बेनिफिट और परक्यूजिट इज द केस में भी इज होली इन काइंड, यानी कि पूरा का पूरा काइंड में, अभी जो मैंने IPL का टिकट का एग्जाम्पल लिया, और पार्टली इन केस और पार्टली इन काइंड, but such part in case is not sufficient to meet the liability of reduction of tax in respect of whole of such benefit or perquisite, the person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing the benefit or perquisite, ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite। यानी क्या, अगर वो पूरा काइंड में हुआ या पार्शियली काइंड और पार्शियली केस में हुआ और वो केस पूरा का पूरा जमा कराने के बाद भी TDS की लाइबिलिटी को मीट नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन में ये उस पर्सन का जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका दायित्व है कि वो उस पूरे टैक्स TDS का पेमेंट करे और उसके बाद ही परक्यूजिट और बेनिफिट को प्रोवाइड करे। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। कौन बच गया इससे, जो रेजिडेंट पर्सन है जिसकी वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट इज लाइकली टू बी प्रोवाइडेड टू सच रेजिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 20,000 रुपीज, यानी 20,000 से कम है अगर आपका वैल्यू तो आप बच गए। दूसरी बात, आल्सो प्रोवाइडेड आल्सो दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। एक और बच गया, कौन, इंडिविजुअल और HUF जिसका सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है बिजनेस के केस में और 50 लाख से ज़्यादा नहीं है प्रोफेशन के केस में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी क्या, आपको इस साल की टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए, इस साल आपके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको पिछले साल का देखना पड़ेगा टर्नओवर। अगर वो 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो इस बार आपको TDS की लाइबिलिटी नहीं आएगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई समझ लेते हैं। ये रेजिडेंट पर्सन है और सामने वाला भी रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, तभी ये सेक्शन ट्रिगर होगी। दूसरी बात, क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट जो कि बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज हुआ है। दूसरे बेनिफिट और परक्यूजिट नहीं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है वहाँ बेनिफिट और परक्यूजिट अगर दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में 194R नहीं लगेगी। ये चीज़ याद रखिए, अगर बिजनेस और प्रोफेशन के केस में है तभी लगेगा। अब TDS कितना लगेगा, 10%। कब कब नहीं लगेगा, जब उस वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की है वो अगर 20,000 से कम है, या फिर जो प्रोवाइडर है, जो रिसिपेंट रेजिडेंट पर्सन है, अगर वो उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ या 50 लाख से कम है पिछले साल के अंदर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।